हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, हमने पहले पार्ट के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो अपने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण, जो कि किस आधार पर दिया जाता है, आर समूह के आधार पर दिया जाता है। क्योंकि जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं वो आर समूह के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखो गाइज, अगर मैं एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करूँ जो कि अपन ने पहले देख चुके हैं, तो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है देखा जाए, एक तो अल्फा कार्बन होता है और एक उससे जुड़ा हुआ COOH ग्रुप होता है और एक एमीन ग्रुप लगा हुआ होता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और जिसकी एक वैलेंसी होती है वो इससे कौन जुड़ा हुआ होता है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसे बोलते हैं गाइस एल्किल ग्रुप, जो कि सारे के सारे एमिनो एसिड्स के अंदर कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो देखो आज अपन इसी के आधार पर जो ये आर समूह अलग अलग होता है, इसी के बेसिस के ऊपर अपन क्या करने जा रहे हैं, एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो देखो गाइस, जिसके अंदर भी आर ग्रुप के अंदर जो पहली कैटेगरी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, पोलार एवं चार्ज। पोलार का अर्थ क्या होता है, ध्रुवीय, यानी कि जो जल के अंदर घुलनशील होता है, और चार्ज का अर्थ होता है आवेशित, यानी कि इनके ये जो कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा, यानी कि आवेश होगा। तो अब इसके अंदर भी पहले आ जाती है कौन सी गाइस, बेसिक एमिनो एसिड्स, यानी कि क्षारीय अमीनो अम्ल। तो क्षारीय अमीनो अम्ल के अंदर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो इसकी, ये अल्फा कार्बन होता है, ये COO- ग्रुप होता है और ये NH3+ ग्रुप होता है और ये हाइड्रोजन आता है। लेकिन यहाँ पर देखो गाइस, जो ये एल्किल ग्रुप होता है, तो एल्किल ग्रुप की जगह अपन बेसिक एमिनो एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक क्षारीय समूह होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी जगह, इस आर ग्रुप की जगह कौन सा आ जाता है गाइस, NH3+ आयन्स आ जाते हैं। NH3+ वाला समूह यहाँ पर आ जाता है। तो देखो यहाँ पर दो तो कितने हो गए, NH3+ आयन हो गए और एक COO- आयन है, एक COO- ग्रुप है ना। अब गाइस अगर इसके ऊपर चार्ज की बात करें, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से आ जाते हैं, आर्जिनाइन आ जाता है, लाइसिन आ जाता है और हिस्टिडीन आ जाता है। और आर्जिनाइन ये तो क्या है, सबसे अधिक क्षारीय अमीनो अम्ल है और हिस्टिडीन क्या है, सबसे कम क्षारीय अमीनो अम्ल है। समझ में आएगा इस। तो बेसिक एमिनो एसिड्स के अंदर एक NH3+ ग्रुप आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब इसी प्रकार दूसरा आ जाता है एसिडिक एमिनो एसिड्स है। एसिडिक एमिनो एसिड्स यानी कि अम्लीय अमीनो अम्ल। तो अम्लीय अमीनो अम्ल के अंदर यहाँ पर क्या होता है, देखो जिसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो कि अल्फा कार्बन होता है, COO- होता है, एक NH3+ होता है और एक H होता है। तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप होता है R, तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप R की जगह कौन आ जाता है, अम्लीय समूह आ जाता है, COO-, क्योंकि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है, ये वाला COO- ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर देखो कितने, दो तो COO- ग्रुप हो गए और एक NH3+ ग्रुप हो गया। तो अगर नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ तो दो तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेट तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो एस्पार्टिक एसिड आ जाता है जिसे अपन एस्पार्टेट भी कह सकते हैं, और एक कौन सा आ जाता है, ग्लूटेमिक एसिड जिसे अपन ग्लूटामेट भी कहते हैं। तो गाइज ये पहली कैटेगरी थी जिसके अंदर आर ग्रुप कौन सा था, पोलार, यानी कि ध्रुवीय, एवं कैसा था, चार्ज, यानी कि आवेशित था। पोलार का अर्थ होता है ध्रुवीय, यानी कि जो जल के अंदर घुलता है, और चार्ज का अर्थ होता है आवेशित, यानी कि यहाँ पर देखो चार्ज है ना, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो गाइज 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से अपन ने कितने कंप्लीट कर लिए, 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन और कौन कौन से दूसरी कैटेगरी। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये दूसरी कैटेगरी जाती है आर ग्रुप, जिसके अंदर कैसा होता है, यह ध्रुवीय होता है, यानी कि पोलार होता है, और कैसा होता है, अनचार्ज होता है। अनचार्ज का अर्थ क्या होता है, यानी कि यहाँ पर आवेश नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर 5 कैटेगरी पढ़ने चाहते हैं अपन, इसे एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट आ जाता है सेरीन, सेकंड आ जाता है थ्रियोनिन, थर्ड आ जाता है एस्परजाइन, फोर्थ आ जाता है ग्लूटेमाइन और फिफ्थ कौन सा आ जाता है, सिस्टीन। तो दूसरी कैटेगरी आर ग्रुप जो पोलार तो होता है, यानी कि जल में तो घुल सकता है बट यहाँ पर चार्ज नहीं होता, यानी कि अनचार्ज होते हैं। जो पहली कैटेगरी पढ़ के आए थे वो भी पोलार थे बट चार्ज थे, यानी कि वहाँ पर आवेश होता था, लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं होता, अनचार्ज होते हैं। 5 कैटेगरी आ जाती है, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्परजाइन, ग्लूटेमिन और सिस्टीन। तो गाइस जो ये सेरीन और थ्रियोनिन होते हैं, इनके अंदर तो जो एल्किल ग्रुप होता है ना, वो कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्सिल
इसी क्या कहते हैं गाइस, OH ग्रुप को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और जो एस्परजाइन और जो ग्लूटेमिन होता है, इसके अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी जगह क्या होता है, CONH2 ग्रुप होता है, CONH2 ग्रुप है, इसे बोलते हैं एमाइड। और देखो जो सिस्टीन होता है, तो सिस्टीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। और जो ये सल्फर होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है, SH के फॉर्म के अंदर होता है। तो समझ में आएगा, आर ग्रुप जो कि पोलार होते हैं और अनचार्ज होते हैं, 5 कैटेगरी आ जाती है, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्परजाइन, ग्लूटेमाइन और सिस्टीन। सेरीन और थ्रियोनिन के अंदर तो जो एल्किल ग्रुप होता है वो कौन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और एस्परजाइन और ग्लूटेमाइन के अंदर कौन सा होता है, एमाइड ग्रुप होता है। और सिस्टीन के अंदर कौन सा जाता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, जो कि एसएच के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब गाइस जिसके अंदर तीसरी कैटेगरी पढ़ते हैं अपन, तो तीसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है वो देखते हैं गाइस। तो देखो थर्ड कैटेगरी, यानी कि जिसके अंदर आर ग्रुप कौन सा होता है, रिंग फॉर्म से जुड़ा होता है, यानी कि एरोमेटिक होता है। और जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक इन्हें अपन क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स भी कह सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर एल्किल ग्रुप होता है वो कौन होता है, सीधा ये बेंजीन वलय से जुड़े हुए होते हैं। और बेंजीन वलय कैसी होती है, तो ये देखो इस प्रकार बेंजीन वलय से जुड़े हुए थे। तो देखो इसके अंदर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट तो कौन सा आ जाता है, टायरोसिन, सेकेंड आ जाता है ट्रिप्टोफेन, और कौन सा आ जाता है, फिनाइल एलेनिन। समझ में आएगा। तो तीसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है, आर ग्रुप, जो कि किससे जुड़े हुए थे, बेंजीन से जुड़े हुए थे, यानी कि रिंग फॉर्म से जुड़े हुए थे। तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहते हैं। और ये कौन से आ जाते हैं, 3 कैटेगरी आ जाती है, 3 एग्जांपल्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है टायरोसिन, एक आ जाता है ट्रिप्टोफेन, और एक आ जाता है फिनाइल एलेनिन। और इसमें से जो ट्रिप्टोफेन होता है वो क्या होता है, सबसे जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। समझ में आएगा इस। तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं 3 कैटेगरी के। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन। और यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए, कितने एमिनो एसिड्स पढ़ चुके अपन, 3 पढ़ चुके हैं। पहली कैटेगरी के अंदर कितने पढ़ के आए थे अपन, 5। और दूसरी के अंदर कितने पढ़ के आए थे गाइस अपन, दूसरी कैटेगरी के कितने पढ़ के आए, 5 पढ़ के आए थे। और थर्ड कैटेगरी के अंदर कितने पढ़ लिए अपन, 3 पढ़ लिए। अब आ जाती है फोर्थ कैटेगरी जिसके अंदर 7 एमिनो एसिड्स पढ़ते हैं। तो देखो गाइस अब देखते हैं कि फोर्थ कैटेगरी कौन सी आ जाती है, आर ग्रुप, जिसके अंदर आर ग्रुप कौन सा आ जाता है, अनपोलर आ जाता है, यानी कि अध्रुवीय आ जाता है, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होते। तो ये 7 कैटेगरी आ जाती है। और इनको साथ मिलाते हैं पूरे 20 एमिनो एसिड्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो एक साथ कौन कौन से आ जाते हैं गाइस, ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मेथोनिन, और कौन सा आ जाता है, प्रोलिन आ जाता है। तो देखो ग्लाइसिन तो क्या है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, यानी कि सबसे सरल। और देखो मेथोनिन के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। और प्रोलिन क्या है, असामान्य अमीनो अम्ल है। जिसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनो अम्ल कहते हैं। इम्यूनो अम्ल कह दो या इम्यूनो एसिड कह दो। तो देखो गाइस अब ये फोर्थ कैटेगरी के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। 7 कैटेगरी आ जाती है, ग्लाइसिन, एलिनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मेथोनिन, प्रोलिन। प्रोलिन असामान्य अमीनो अम्ल होता है जिसे इम्यूनो एसिड कहते हैं। मेथोनिन के अंदर सल्फर पाया जाता है। और जो ग्लाइसिन आता है वो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड आ जाता है। गाइस समझ में आया। अब इसके बाद में देखते हो अपन एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो देखो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं एमिनो एसिड। जब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड से, तो इसके अंदर
पहली स्ट्रक्चर कौन सी पढ़ने जा रहे हैं अपन, ग्लाइसिन की। तो देखो गाइज, ग्लाइसिन के अंदर जो एल्किल ग्रुप पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक अल्फा कार्बन आ जाता है, ये COOH ग्रुप आ जाता है, ये यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाता है, ये हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ता था ना, तो एल्किल ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। तो देखो गाइज, ग्लाइसिन जो कि सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है ही, तो इसे सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, जिस वजह से इसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कहते हैं। सेकंड कौन सी आ जाती है गाइज, तो ग्लाइसिन के बाद में सेकंड कौन सी आ जाती है, एलेनिन। और देखो गाइज, एलेनिन के अंदर जो R ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता है। कौन सा होता है गाइज, मिथाइल ग्रुप होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अल्फा कार्बन, ये COOH ग्रुप आ जाता है, और यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। तो अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। समझ में आएगा गाइज। अब थर्ड पढ़ते हैं अपन। तो देखा, फर्स्ट ग्लाइसिन हो गई जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, सेकेंड एलेनिन हो गई जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, और थर्ड कौन सी आ जाती है, सेरीन। और देखो, सेरीन के अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, CONH2 ग्रुप होता है। सेरीन के अंदर एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, CH2OH होता है। सॉरी गाइस, तो सेरीन के अंदर कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है गाइस, CH2OH ग्रुप जुड़ा होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो ये देखो गाइस, अल्फा कार्बन, यहाँ पर COOH होता है, यहाँ पर NH2 आ जाता है, और यहाँ पर कौन सा आ जाता है गाइस, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह कौन सा आ जाता है, CH2OH आ जाता है। तो ये सेरीन। तो देखो, ये तीन स्ट्रक्चर्स हो तो NCERT के अंदर दे रखी है। अब इसके अलावा दो स्ट्रक्चर सोर्स है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको पता रहनी चाहिए, जो NCERT के अंदर नहीं दे रखी है। तो देखो, जब फोर्थ स्ट्रक्चर अपन कौन किसकी पढ़ने जा रहे हैं, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, और कौन सा हो गया, सेरीन हो गया। अब फोर्थ कौन सी आ जाती है गाइस, टायरोसिन। तो देखो, अगर टायरोसिन के अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी जगह क्या होता है, प्रेजेंट। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट होता है, देखो गाइस, बेंजीन वाले होती है, थोड़ी बड़ी बना देते हैं, इधर OH लगा हुआ होता है और एक तरफ CH2 लगा हुआ होता है। तो ये क्या आ जाती है गाइस, टायरोसिन के अंदर एल्किल ग्रुप ये प्रेजेंट होता है गाइस। अब देखो गाइस, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन आ जाता है, COOH ग्रुप आ जाता है, ये NH2 ग्रुप आ जाता है, इधर ये हाइड्रोजन आ जाता है, और इधर ये इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, अल्फा कार्बन, COOH ग्रुप, NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कैसे जोड़ना है इसको, देखो गाइस, CH2, इस प्रकार से इसको जोड़ना है। देखो गाइस, अब फिफ्थ कौन सी आ जाती है गाइस, टायरोसिन हो गया। अब फिफ्थ कौन सा आ जाता है, सिस्टीन। और देखो, सिस्टीन के अंदर पहले बताया गया कि यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है, और जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म के अंदर पाया जाता था, SH के फॉर्म के अंदर पाया जाता था। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप कौन सा आ जाता है गाइस, CH2SH। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये अल्फा कार्बन, ये COOH, NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ पर एल्किल ग्रुप की जगह कौन सा आ जाएगा, CH2SH। समझ में आएगा इस। तो ये दोनों NCERT के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। और ये बाकी ग्लाइसिन की, एलेनिन की और सेरीन की NCERT के अंदर दे रखी है। तो देखो अब एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाता है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो देखते हैं गाइस कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। तो देखो, जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते, लेकिन अपनी बॉडी के लिए होते हैं अत्यंत आवश्यक। तो देखो, इसेंशियल एमिनो एसिड्स इसेंशियल का अर्थ क्या होता है गाइज, अनिवार्य।
तो देखो गाइज ये ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। अब नहीं बनते हैं और अपनी बॉडी के लिए आवश्यक भी अत्यंत होते हैं। इनकी कमी से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते तो फिर इन्हें भोजन से लेना पड़ेगा बाहर से, जो कि अपनी बॉडी के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। तो देखो गाइज, तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? तो देखो गाइज, ये हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं, अतः इन्हें बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है। भोजन के रूप में लेना पड़ता है गाइज। अब देखो गाइज, ये बात तो सही है कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, बात तो समझ में आ गई। अब लेकिन होते कौन कौन से? तो ये 8 ऐसे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, और उन्हें याद करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, जितने वो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। अब उन्हें याद किस प्रकार से किया जाता है, उसकी एक ट्रिक है। तो देखो गाइज, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो 8 एमिनो एसिड्स अनिवार्य एमिनो एसिड्स होते हैं। अब देखा तो उसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तो देखा उसको कैसे याद करना है, इल टी बी पी एम टी। कैसे याद करना गाइज? इल टी बी पी एम टी। 3 इसके अंदर हो गए, 3 इसमें हो गए, 6, 2 इसमें हो गए, 8 हो गए पूरे। अब देखा इनका अर्थ क्या है? आई का तो अर्थ होता है आइसोल्यूसिन, एल का अर्थ होता है ल्यूसिन, और इस एल का अर्थ होता है लाइसिन। तो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। टी का अर्थ होता है ट्रिप्टोफेन, वी का अर्थ आ जाता है वेलिन, पी से आ जाता है कौन सा गाइस? फिनाइल एलेनिन, एम क्या आ जाता है? मिथोनिन, और टी क्या आ जाता है लास्ट गाइज? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। टी से कौन सा जाता है? ट्रिप्टोफेन, बी से आ जाता है वेलिन, और पी से कौन सा जाता है गाइज? फिनाइल एलेनिन, एम से कौन सा जाता है गाइज? मेथोनिन, और टी से कौन सा? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, टायरोसिन है ट्रिप्टोफेन, वेलिन, वी से पी से क्या जाता है? फिनाइल एलेनिन, एम से क्या जाता है? मेथोनिन, टी से क्या जाता है? ट्रिप्टोफेन आ जाता है। तो देखो गाइस, ये क्या है? 8 ऐसे अनिवार्य एमिनो एसिड्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित नहीं होते। देखो गाइस, एक बात और याद रखना, 2 क्या होते हैं? सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स है। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स यानी कि अर्ध अनिवार्य। तो देखा होते कौन कौन से, पहले एग्जांपल देख लो। सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं गाइस? एक तो आ जाता है आर्जिनाइन और एक आ जाता है हिस्टिडीन। अब देखो गाइस, इन्हें अपन आर्जिनाइन और हिस्टिडीन को सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्यों कहते हैं? तो देखो गाइस, ये बाल्यावस्था के अंदर यानी कि शिशु अवस्था के अंदर 10 से 12 साल की एज के अंदर या 15 साल तक की एज तक मान सकते तो नहीं बनते। 15 साल की एज के बाद में इनका निर्माण होने लगता है आर्जिनाइन हिस्टिडीन की, जिस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, आर्जिनाइन हिस्टिडीन। और बाकी इसेंशियल एमिनो एसिड्स की संख्या 8 आई जाती है। याद करने की ट्रिक है इल टी बी पी एम टी। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लीसिन और एक आ जाता है लाइसिन। ठीक है, टीबी से क्या आ जाता है? टायरोसिन और वेलिन। पीएमटी से क्या आ जाता है? फिनाइलेनिन, मिथोनिन और ट्रिप्टोफेन। समझ में आएगा इस? तो ये तो क्या आ गया? एसेंशियल एमिनो एसिड्स आ गए। अब देखो अपन देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट तो देखो गाइस, अब पेप्टाइड बॉन्ड का क्या करवाते हैं अपन? फॉर्मेशन करवाते हैं। अपन जानते हैं कि एमिनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बट जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े हुए रहते हैं। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? तो देखो गाइस, माना कि एक
एमिनो एसिड ले लिया मैंने फर्स्ट यहाँ पर। अब एक एमिनो एसिड ले लिया मैंने यहाँ पर फर्स्ट, कोई सा भी ले सकते हो। अब उसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, देखो गाइस यहाँ पर ये अल्फा कार्बन COOH ग्रुप है इधर, ये NH2 ग्रुप आ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप आ जाता है, इसे फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। अब और इधर मैंने क्या ले लिया, दूसरा एमिनो एसिड ले लिया। दूसरा एमिनो एसिड ले लिया तो देखो गाइस उसकी स्ट्रक्चर कैसे आ जाती है, COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन, NH3 ग्रुप और यहाँ पर ये दूसरा एल्किल ग्रुप आ जाता है। अब देखो गाइस ये दोनों एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा किस प्रकार से जुड़ते हैं तो वो देखते हैं गाइस। देखो देखो गाइस इसका तो OH ग्रुप और इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, समझ में आएगा गाइस। तब देखो गाइस यहाँ पर क्या होगा, एक मोलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वाटर का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन। यानी कि निर्जलीकरण। यानी कि गाइस यहाँ पे क्या हुआ, निर्जलीकरण और डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर बाहर निकला, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, क्योंकि एक OH और इसका H ग्रुप मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बनाते थे जो कि बाहर निकल जाता है। अब देखो अब कैसी स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी, तो देखो ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर क्या रह जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, केवल एक ही तो ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही, यहाँ पर NH2 है ही, सॉरी गाइस ये NH2 है और ये यहाँ पर क्या आ जाता है R1। और देखो अब इसके बीच में क्या बचा, नाइट्रोजन बचा, इसके पास में एक हाइड्रोजन बचा, ये अल्फा कार्बन COOH, ये यहाँ पर दूसरा एल्किल ग्रुप आ जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखो इसको देखो गाइस, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गाइस, अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और देखो गाइस ये दो एमिनो एसिड से मिलकर बनाना है तो इसे अपन क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। इसे क्या कहते हैं गाइस, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों बोला, क्योंकि दो एमिनो एसिड से मिलकर बना है। तो गाइस समझ में आया कि पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा जुड़ते जाते हैं। अब देखो गाइस पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है। क्या है गाइस, एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध है। आप सहसंयोजी बंध जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और दूसरी बात कि पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण वो क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का परिणाम है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण क्या है गाइस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का परिणाम है। यानी कि वाटर बाहर निकलता है जिसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, तभी जाकर के पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड होता है क्या है गाइस, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N और यहाँ पर H, ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब देखो इसको मैंने ऐसा अच्छा दिखाने के लिए नहीं बना है, एक्चुअली में इसको लिखना इस तरीके से ही है। तो इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। देखो अगर दोनों ये एक ही साइड होते हैं, या तो वो अगर ऑक्सीजन को इधर लगा दो या हाइड्रोजन को इधर लगा दो तो दोनों एक साइड हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म, यानी कि दोनों एक ही तरफ है। लेकिन ऑक्सीजन इधर है हाइड्रोजन इधर है, यानी कि दोनों उल्टे, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। इसे क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ये भी केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से आता है। तो देखो ये तो क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो गया। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखो एक नोट पॉइंट लिख दो कि एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा
जुड़े रहते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। समझ में आएगा गाइस। अब इसके अंदर एक कौन सा टॉपिक रह जाता है गाइस अपना, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब एक आ जाता है किरेल कार्बन, कि देखो गाइस किरेल कार्बन क्या होता है, अब अपन वो या इसे अपन असममित कार्बन भी कह सकते हैं। तो देखो गाइस किरेल कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी क्या हो, भिन्न भिन्न रासायनिक समूह से जुड़ी हो। लिख देते हैं फिर समझाते हैं। तो देखो किरेल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न रासायनिक समूह से जुड़ी हो। समझ में आया ना गाइस। अरे भाई किरेल कार्बन जैसे कह देखो जी, मैंने किसी भी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एल्किल ग्रुप कौन सा ले लिया मैंने, CH3 मिथाइल ग्रुप। अब देखो इस कार्बन, ये कार्बन होता है, ये कार्बन, ये क्या कहलाएगा गाइस, ये किरेल कार्बन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी तो COOH है, एक वैलेंसी किससे संपन्न हो रही है, NH2 से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन संपन्न हो रही है और एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से संपन्न हो रही है। यानी कि इसकी चारों वैलेंसी क्या अलग अलग रासायनिक समूह से जुड़ी है। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं अपन गाइस, किरेल कार्बन कहते हैं। समझ में आएगा। तो किरेल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग रासायनिक समूह से जुड़ी हो, उसे क्या कहते हैं अपन, किरेल कार्बन कहते हैं या असममित कार्बन कहते हैं। अब देखो गाइस, जो किरेल कार्बन होते हैं, एमिनो एसिड्स के अंदर किरेल कार्बन उपस्थित होता है। एमिनो एसिड्स में किरेल कार्बन उपस्थित है। एमिनो एसिड्स में किरेल कार्बन पाया जाता है और जिनके अंदर किरेल कार्बन पाया जाता है वो प्रकाशीय रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो देखा एमिनो एसिड्स में किरेल कार्बन उपस्थित जो कि प्रकाशीय रूप से कैसे होते हैं गाइस, सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली, इसे क्या पढ़ते हैं गाइस, ऑप्टिकली एक्टिव। इसे क्या बोलते हैं गाइस, ऑप्टिकली क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। तो एमिनो एसिड्स में किरेल कार्बन उपस्थित होता है जो कि प्रकाशीय रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब देखो गाइस, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है। वो कौन सा है गाइस, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन एब्सेंट होता है, क्योंकि ग्लाइसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप सब जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा कार्बन, COOH, NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखो गाइस, दो तो अलग अलग है बट दो वैलेंसी तो हाइड्रोजन से ही पूरी हो रही ना, यानी कि समान हो गई ना। तो इसे क्या नहीं कहेंगे, किरेल कार्बन नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, शर्त क्या है, चारों वैलेंसी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये दो ही तो है, दो तो समान ही है। तो ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन एब्सेंट होता है, यानी कि ये ऑप्टिकली कैसे होगा, इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली ये कैसा हो जाता है गाइस, जो ग्लाइसिन होता है वो ऑप्टिकली कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और एक बात और जान लो कि सबसे सिंपलेस्ट है ये, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। तो ग्लाइसिन के अंदर किरेल कार्बन नहीं पाया जाता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। समझ में आया गाइज। अब देखते हैं गाइज कि अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। नेचुरली देखें तो 20 प्रकार के होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं। लेकिन एक 21वां एमिनो एसिड भी खोज लिया गया है जिसे बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन, जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है। गाइस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी तक 20 एमिनो एसिड्स खोजे जा चुके हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं, बट अब एक 21वें एमिनो एसिड्स की भी खोज हो चुकी है जिसे बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन, जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है। तो देखो गाइस,
कि 20 एमिनो एसिड्स प्राकृतिक रूप से प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं, लेकिन एक 21वां एमिनो एसिड खोजा जा चुका है जिसे बोलते हैं सेलिनोसिस्टीन। तो गाइज आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो धन्यवाद।